हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 उप संयोजन यौगिक, जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है ये केमिस्ट्री में इसे हम अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पॉइंट आपको ये समझना है कि ये हम जो हमारे उप सह संयोजन जो हमारा ये यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये किस ब्लॉक के एलिमेंट जो है ये मिलकर के उप सह संयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, इसको आप जो इस आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ये डी ब्लॉक के जो हमारे ये तत्व हैं, डी ब्लॉक के जो हमारे ये तत्व हैं, ये जो हमारे तत्व हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे ये डी ब्लॉक के तत्व हमारे ये मिलकर के बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सह संयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। बच्चों, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से ये डी ब्लॉक हमारा ये जाना जाता है। बेसिकली बच्चों, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं मेटल का नाम बताऊंगा, जैसे कि हमारा ये आयरन है। आयरन जो है ये हमें इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि उप संयोजन यौगिक का निर्माण करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हम हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो हमें ये रक्त या खून में जो हमें देखने को मिलता है, और इसी की हीमोग्लोबिन की वजह से जो मनुष्य का जो रक्त है वो किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। तो इस हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट आपका ये धातु है उसमें क्या पाया जाता है, तो ये आयरन या फिर इसे हम लोहा कहते हैं। ये बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये हमारा ये फेरस और ये आयरन जो है ये भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ ये हमारा जो है ये कोबाल्ट जो हमारा ये धातु है, कोबाल्ट धातु जो है ये बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। एक विटामिन B12 है, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, जिसमें हमें यह इंपॉर्टेंट धातु देखने को मिलता है जिसे हम कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि यूजेज हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे उप संयोजन यौगिक के निर्माण में ये भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट आपका ये धातु है आयरन देखने को मिलता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली बच्चों, ये हमारे जो हरे पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये बच्चे ये कैसे हमारे ये रंग में होते हैं, आपके हरे रंग के होते हैं। तो हरा रंग जो होता है पौधे का किसकी वजह से होता है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, और इसी पिगमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं। तो ये पौधे का हरा रंग के लिए कौन सा आपका ये पिगमेंट जिम्मेदार होता है, तो क्लोरोफिल आपका ये जिम्मेदार होता है। और ये इसमें कौन सा आपका ये धातु पाया जाता है, क्लोरोफिल का जब हम संरचना देखते हैं तो हमें यह मैग्नीशियम धातु देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ ये आपको याद रखना है कि जो हमारा ये हीमोग्लोबिन जो है ये वर्णक का काम करता है, पिगमेंट का काम करता है हमारे ये ब्लड में। ठीक है बच्चों, और ये साइनोकोबालामिन में हमें कौन सा धातु देखने को मिलता है, कोबाल्ट। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप आंसर करेंगे आयरन धातु। उसके साथ साथ ये हमारा जो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ ये साइनोकोबालामिन जिसे हम B12 भी कहते हैं, जिसका इंपॉर्टेंट धातु है कौन सा पाया जाता है, ये कोबाल्ट धातु। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, ये डबल सॉल्ट क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है। तो बच्चों, ऐसे जो हमारे लवण हैं जिनको हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम इनको जल में डालते हैं, एक ऐसे आपके जो सरल लवण से मिलकर के ये बना एक ऐसा यौगिक होता है जिसको हम जल में डालते हैं तो ये अपने आयन में टूट जाते हैं, अपने ये आयन में टूट करके अपनी पहचान को खो देते हैं, इनका कोई पहचान ही नहीं है। जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका एक पर्सन है जिन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत कुछ अचीव करके जो है वो अपनी पहचान बनाया इस सोसाइटी के अंदर। तो बच्चों ये क्या होते हैं, ये हमारे जो द्विक लवण जो होते हैं इनका सोसाइटी में कुछ पहचान ही नहीं है। जैसे इनको जो है जल में डालोगे आप तो ये क्या होगा, अपनी जो पहचान ही खो देते हैं, तो इनका पहचान ही कुछ नहीं है।
तो इस प्रकार के हम लवण को हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, फिटकरी हो गया और ये मोर लवण हो गया और ये कार्नेलाइट हो गया। तीनों के तीनों ये हमारे क्या है, तीनों के तीनों हमारे ये जो है ये द्विक लवण के नाम से जाना जाता है इनको। और बच्चों यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, सूत्र है ये फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। बच्चों ये आप याद रखना है आपको। मोर लवण का जो सूत्र है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। और ये है कार्नेलाइट का सूत्र KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। तो बच्चों ये आपके एग्जाम्स में इसके सूत्र से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि फिटकरी का सूत्र क्या है, मोर लवण का सूत्र क्या है, कार्नेलाइट का सूत्र क्या है। और बच्चों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे तीनों के तीनों जो है ये डबल सॉल्ट या द्विक लवण है। यहाँ पे आप बहुत आसानी से उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि देखिए K2SO4 ये हमारा जो आपका फिटकरी है, जब इनको हम जल में हमने डाला तो ये क्या होते अपनी पहचान ही खो दिए। तो यहाँ पे देखिए हमें ये पोटेशियम यहाँ से निकल करके ये अलग हो गया और ये अपने जो सल्फेट है ये हमारा जो अलग देखने को मिला, एल्यूमिनियम जो है हमारा अलग देखने को मिला, तो अपनी पहचान ही खो दिए। तो जब अब ये अपनी पहचान खो दे रहे हैं तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे हैं ये डबल सॉल्ट या द्विक लवण की एक इंपॉर्टेंट हमें गुण देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये द्विक लवण भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका एक नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है वो हमारा क्या है, ये जो हमारा उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, और उसके साथ साथ इनका जो दूसरा नाम है समन्वय यौगिक या फिर हम जटिल यौगिक या संकुल यौगिक या फिर इसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजन यौगिक की संरचना के बारे में हमारे एक स्विस वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर साहब के द्वारा जो है उप सहसंयोजन यौगिक की संरचना के बारे में सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है बच्चों, तो आगे हम आपको मैं पढ़ाऊंगा अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा कि सबसे पहले जो है कौन से साइंटिस्ट जो है आपके उप सहसंयोजन यौगिक के संरचनाओं के बारे में जो है वो अपना विचार प्रकट किए थे। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है बच्चों, और उसके साथ साथ आपको ये समझना है कि ये हमारे उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। तो एक ऐसा यौगिक जिनको हम जल में डालते हैं तो ये घुल करके सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के आयन बनाते हैं तथा अपनी पहचान नहीं खोते हैं। इन्होंने जो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं अपने सोसाइटी में एक पहचान बना लेते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे जो पर्सन है अपने सोसाइटी में पहचान बना लिया, उनका नाम है, बहुत लोग उनको जानते हैं, तो ये अपनी पहचान नहीं खोते हैं। कौन, हमारे उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं जब इनको जल में डाला जाता है तो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। लेकिन वही मैं आपको अभी डबल सॉल्ट पढ़ाया था, द्विक लवण पढ़ाया था, तो जैसे उनको हम जल में डालते हैं द्विक लवण को, वो हमारे क्या होते हैं अपनी पहचान को वो जो है खो देते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये हमारे उप सहसंयोजन यौगिक जो है अपनी पहचान को जल में डालने पर नहीं खोते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है K4FeCN6। K4FeCN6 जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये आपके उप सहसंयोजन यौगिक को। देखिए इनको जब हमने इनको जल में डाला तो क्या हमें देखने को मिला, तो ये जो है हमारे ये पोटेशियम आयन में, लेकिन ये जो हमारा है FeCN6 है, देखिए ये हमें जैसे का है वैसे हमें यह देखने को मिला, यह अपनी आयन में नहीं टूटा, यहाँ पे फेरस आयन में यह नहीं टूटा, Cn जो है हमारा Cn माइनस जो है साइनाइड आयन होता है, ये नहीं टूटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें यह देखने को मिला कि जो हमका जो है हमारे ये जो उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं जल में इन्हें डालने पर अपनी पहचान ये नहीं खोते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विक लवण और उप सहसंयोजन आपके यौगिक में क्या अंतर है। तो इसमें फर्स्ट अंतर आप ये बता सकते हैं कि द्विक लवण क्या होते हैं, ये सरल आयनों में टूट जाते हैं, जब इनको जल में डालते हैं तो अपने सरल आयन में यह टूट जाता है, कौन, आपका द्विक लवण। लेकिन उप सहसंयोजन जो आपके यौगिक हैं वो क्या है, आपके जो है ये सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के आयनों में ये टूटते हैं। यह केवल आपके सरल आयन में टूटते हैं और ये सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के आयन में टूटते हैं उप सहसंयोजन यौगिक हमारे। उसके साथ साथ जो है यह जल में घुलकर अपनी पहचान जो है ये खो देता है, कौन, द्विक लवण। जैसे इनको हम जल में डालेंगे अपनी पहचान को ये खो देगा,
आपका ये द्विक लवण, लेकिन उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं जल में घुलकर अपनी पहचान नहीं खोता है। ठीक है बच्चों। तीसरा अंतर आप बता सकते हैं कि इसमें अधिकतर आयनिक बंध पाया जाता है। बच्चों ये आयनिक बंध क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, जब इलेक्ट्रॉन की जो है ट्रांसफर या स्थानांतरण के द्वारा जो हमें बंध दिखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बंध कहते हैं। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अगर हमें बंध कोई बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनेगा, तो उस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध इसमें जो है बेसिकली आपको याद रखना है कि उप सहसंयोजन यौगिक में आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजन बंध भी होता है, और उसके साथ साथ उप सहसंयोजक बंध भी हमें यह देखने को मिलता है। ये फोर्थ अंतर आप बता सकते हैं द्विक लवण और उप सहसंयोजन यौगिक में, किसका गुण जो होता है अवयवी यौगिक के आपके समान होता है। जो इसमें आपके जो है, मान लीजिए कि जो जो आपके मिलकर के हमारा ये यौगिक बनता है, द्विक लवण जो हमारा बनता है, उसमें जो अवयवी यौगिक के आपका जो है गुण उसके समान होता है, लेकिन इसका गुण जो है अवयवी यौगिक से आपका ये भिन्न होता है, किसका, उप सहसंयोजन यौगिक का। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को समझना है बच्चों। तो ये एक वर्ड आपको यहाँ पे मेंशन है, समन्वय सत्ता। तो जो आपका ये समन्वय सत्ता होता है उसमें उपस्थित वह परमाणु आयन जो चारों तरफ से आपके लिगैंड से घिरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको दो तीन चीजें समझनी है। यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये है हमारा ये समन्वय सत्ता है। क्या है बच्चों, ये है हमारा ये समन्वय सत्ता है। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर जो हमें यह देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु है, जो किसके द्वारा घिरा होता है, तो जो हमारा घिरा होता है लिगैंड के द्वारा। बच्चों लिगैंड को भी इंग्लिश में हम लिगैंड और हिंदी में भी इसे लिगैंड ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो लिगैंड के बारे में आपको बताऊंगा, लिगैंड के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। केवल आपको यहाँ पे समझना है कि जो केंद्रीय परमाणु जो होते हैं वो किससे घिरे होते हैं, जो आपके लिगैंड से जो आपके घिरे होते हैं। चारों तरफ जो है आपके केंद्रीय परमाणु के क्या पाए जाते हैं, आपके जो है ये लिगैंड पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिला K4Fe में जो आयरन जो है Fe जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों। और ये केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं, केंद्रीय धातु जो होते हैं वो परमाणु युग्म को ग्रहण करते हैं। इट मींस यह लुईस अम्ल की तरह से यह व्यवहार करते हैं। किसके तरह से व्यवहार करता है, ये हमारा जो आपके केंद्रीय परमाणु जो होते हैं, जो केंद्रीय धातु या परमाणु जो हैं वो लुईस अम्ल की तरह। इसका मतलब लुईस अम्ल किसको कहते हैं, तो लुईस अम्ल कहते हैं बच्चों वह जो आपका अम्ल जो क्या करता है कि एक जो आपका परमाणु युग्म को वो जो ग्रहण कर सकता है उसे हम कहते हैं लुईस अम्ल। ठीक है बच्चों। तो उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। और ये केंद्रीय धातु परमाणु हमारा जो है ये जो है परमाणु युग्म को ग्रहण करता है, इसलिए हम केंद्रीय धातु परमाणु को क्या कहते हैं कि यह हमारा ये लुईस अम्ल की तरह से यह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयनिक परिसर, या जिसे हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है बेसिकली आयनिक मंडल या आयनिक स्फीयर हम किसके कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारे उप सहसंयोजन यौगिक का वह भाग जो बड़ी कोष्टक के बाहर उपस्थित रहता है तथा जल में घुलकर सरल आयनों में जो टूट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक मंडल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा ये समन्वय सत्ता हो गया जो हमारा बड़े कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो हमारा ये पार्ट है आयन वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं आयनिक स्फीयर या आयनिक मंडल कहते हैं। ये बेसिकली इसमें K4Fe में K हमारा क्या है, ये आयनिक मंडल की तरीके से कार्य करता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि उप सहसंयोजन यौगिक का वह भाग जिसको हम बड़े कोष्टक में, जो बड़े कोष्टक से घिरा होता है। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बड़े कोष्टक में जो हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ है Fe जो है ये हमारा क्या है, यह हमारा जो पार्ट है उप सहसंयोजन सत्ता या इसे हम समन्वय सत्ता कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका होता है इसके अंदर आप ये जो देख रहे हो यही हमारा क्या है, ये हमारा जो है समन्वय सत्ता है।
ठीक है बच्चों, तो इसमें एफिशिएंसी को हम क्या कह सकते हैं, समन्वय सत्ता कहेंगे, और इसको हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको हम दिखाते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे NiCO4, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा जो है ये उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता है। PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, देखिए बड़े कोष्टक के अंदर ये सारा पॉइंट लिखा गया है, तो ये भी हमारा क्या है, ये सब के सब हमारे ये समन्वय सत्ता है। Fe(CN6) देखिए ये हमारा क्या है, समन्वय सत्ता है। यहाँ पे देखिए CONH3 का होल 6 और ये 3 पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा भाग जो है किससे आपका ये लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका इस बड़े कोष्टक के अंदर है, तो बड़े कोष्टक के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, समन्वय सत्ता कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा बच्चों। थैंक यू क्लास।